हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वयं पूर्ण चैनल में आपका वेलकम। यहाँ हम करते हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। और आज का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। सारे कॉमर्स के एजुकेशन में हम जिस मेथड से अकाउंटिंग करने वाले हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग की मॉडर्न सिस्टम है। इससे पहले जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं थी तो पुरातन समय में जो सिस्टम फॉलो की जाती थी उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो अब देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम वास्तव में क्या है। कुछ यूनिवर्सिटी और बोर्ड के सिलेबस में ये बताया गया है कि अकाउंटिंग में इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम ऐसे दो सिस्टम्स है, और इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम ऐसे दो सिस्टम्स है। इंडियन सिस्टम को किर्द भी बोला जाता था, महाजनी देशीनामा भी बोला जाता था, बही खाता भी बोला जाता था। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम इतना ही जिक्र हो सकता है। तो आपके बुक में जैसा दिया है वही आप एग्जाम के लिए फॉलो कीजिए। एनीवे, इंडियन सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें होता ये था कि ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किए जाते थे वो रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट रहता था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कौन से रिकॉर्ड किए जाते थे? सिर्फ कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, इनकम्स, रिसीवेबल्स मतलब किससे कितना पैसा आना है, और पेएबल्स मतलब किसको कितना पैसा देना है। उसमें हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता था, और उसके वजह से वो साइंटिफिक सिस्टम नहीं था। ओके, लेकिन उस दौरान बिजनेस छोटे छोटे हुआ करते थे, लोकल हुआ करते थे, और उस समय में वो चल गया। सिंगल एंट्री सिस्टम का और एक बड़ा लिमिटेशन ये था कि उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझना बहुत ही मुश्किल था। देखिए, आपको थियोरी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये जो पॉइंट्स है इनका आपको जिक्र करना चाहिए। तो बहुत पुरानी बात है, 10 नवंबर 1494 इटली में एक इटालियन मर्चेंट थे, उनका नाम था लूका पासियोली। वो बहुत ही ब्रिलियंट साहब थे। उनको उस दिन ये रियलाइज़ हुआ, ये डिस्कवर हुआ, या ये इन्वेंट हुआ कि हर व्यवहार के या हर लेन देन के या हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, या दो साइड्स होते हैं, या दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या दो इफेक्ट्स होते हैं। मतलब उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जैसे कोई लेने वाला होता है तो कोई देने वाला भी होता है। ओके, जब खर्चा बढ़ता है तो कैश कम होती है, जब सेल होता है तो गुड्स कम होते हैं और कैश बढ़ती है। ओके, अगर कैश नहीं मिली तो डेटर्स बढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। कौन सा था वो वीडियो? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। तो लूका पासियोली जो थे, दुनिया में ये बात उनके ध्यान में सबसे पहले आई। तो उन्होंने क्या किया, हर ट्रांजैक्शन के ये जो दो साइड्स होते हैं उन्होंने एक को नाम दिया डेबिट और दूसरे को नाम दिया क्रेडिट। ओके, हर ट्रांजैक्शन के ये जो दो इफेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। ओके, मतलब एवरी डेबिट को इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है और एवरी क्रेडिट को इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है। और तभी जन्म हुआ इस डबल एंट्री सिस्टम का। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के जो भी कुछ लिमिटेशंस थे वो सारे डबल एंट्री सिस्टम में ख़त्म हो गए। अकाउंटिंग का ये तरीका एकदम साइंटिफिक हो गया, पक्का हो गया, सटीक हो गया। तभी से
आज तक 500 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन इस डबल एंट्री के प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, आज दुनिया का अकाउंटिंग का सारा खेल इसी डबल एंट्री प्रिंसिपल पर टिका हुआ है और यही दिन 10 नवंबर आज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए अब थोड़ी एग्जाम की बात करते हैं। देखिए, थियोरी के पेपर में आपको ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, इन एनी केस आपको फॉलोइंग पॉइंट्स लिखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट रिकॉर्ड, एबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नंबर 2, एक्यूरेसी, बोथ इफेक्ट्स ऑफ every transaction are recorded. Point number 3, scientific method, so it gives complete accuracy. Point number 4, helps to prepare business results for a particular accounting period, of course. Point number 5, common acceptance, this system is widely accepted by government authorities of all the countries एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हो गई थियोरी की बात। ओके, अब हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग देखना शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि अकाउंट मतलब अकाउंट हेड होता क्या है। अकाउंट या अकाउंट हेड किस चीज़ को बोलते हैं। देखिए, कोई भी एक पर्सन हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर हो या कोई भी प्रकार की इनकम हो, ये सारे अकाउंट हेड्स है। ओके, मुझे पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ता है, तो पेट्रोल मेरे लिए है अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब पेट्रोल एक अकाउंट हेड हो गया। मुझे एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए एक अकाउंट हेड हो गया। मुझे फर्नीचर पे खर्चा करना पड़ता है, तो फर्नीचर मेरे लिए एक अकाउंट हेड है। ओके, आदित्य एक पर्सन है, इससे मैं गुड्स लेता हूँ, तो आदित्य मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। मैं दीपक से गुड्स खरीदता हूँ, तो दीपक मेरे लिए एक अकाउंट हेड हो गया। मैं दीपिका को गुड्स बेचता हूँ, तो दीपिका मेरे लिए एक अकाउंट हेड हो गया। मैं प्रवीण को गुड्स बेचता हूँ, तो प्रवीण मेरे लिए एक अकाउंट हेड हो गया। मेरा बिजनेस का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो SBI मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट आदित्य, प्रवीण, दीपिका, दीपक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेट्रोल, फर्नीचर, ये सारे मेरे लिए एक एक अकाउंट हेड हो गए। ओके, अब आगे अब मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा और आपको उस ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स बताने हैं, 2 एस्पेक्ट्स बताने हैं, 2 इफेक्ट्स बताने हैं। ओके, या 2 पार्ट्स बताने हैं, या 2 अकाउंट हेड्स बताने हैं जो उस ट्रांजैक्शन में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, विवेक स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। इसमें 2 इफेक्ट्स कौन से हैं? पहला है बिजनेस में कैश बढ़ गई, और दूसरा है बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल जो विवेक ने इन्वेस्ट किया, निवेश किया। ओके, तो यहाँ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और एक बात यहाँ आप ध्यान में रखिए, अकाउंट्स में अक्सर कैश को कैश इन हैंड भी बोला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ परचेस बढ़ गया और कैश कम हो गई। यहाँ क्या बताया है? फॉर कैश, मतलब सीमा को कैश पे की है। तो यहाँ जिससे गुड्स लिए है वो सीमा है या रीमा है या दीपक है या राहुल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश देकर परचेस किया है
तो जिससे परचेस किया है उस पर्सन का नाम आपको नहीं देखना है। ओके, ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट। अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील फॉर ₹10,000। देखिए यहाँ क्रेडिट परचेस है। ओके, तो कैश कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस भी कम नहीं होगा। यहाँ परचेस बढ़ गया और क्रेडिटर्स बढ़ गए। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स किस पर्सन से लिए है। ओके, कैश देकर खरीद की होती तो बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रेडिट है। तो जिससे परचेस किया है वो सीमा है या रीमा है या सुनील है या रमेश है, जो भी कोई है, उसका अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट उस अकाउंट को जाएगा, कैश को नहीं, बैंक को नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन की जो शब्द योजना है वो आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए? परचेस अकाउंट और सुनील्स अकाउंट। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम रश्मि वर्थ ₹10,000। अब हो गया प्रॉब्लम। ओके, यहाँ ये भी नहीं बताया कि परचेस कैश है या क्रेडिट है। देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं बताया है तो वो क्रेडिट परचेस ही है। अगर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा शब्दों में वैसा बताया जाएगा। अगर कैश नहीं दिया है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो भी आपको हमेशा शब्दों में वैसा विशेष रूप से बताया जाएगा। क्वेश्चन में अगर कैश या बैंक का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो वो क्रेडिट परचेस ही है या क्रेडिट सेल ही है। ओके, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? परचेस अकाउंट और रश्मिज अकाउंट। अब देखिए परचेस गुड्स वर्थ ₹500। अब हो गया प्रॉब्लम। यहाँ ये भी नहीं बताया कि परचेस कैश है या क्रेडिट। अगर क्रेडिट माने तो गुड्स किससे लिए है उसका नाम भी नहीं बताया। अगर चेक दिया है मतलब बैंक थ्रू पेमेंट किया है तो बैंक का नाम भी नहीं बताया है। अब क्या करें? ऐसे केस में आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कैश परचेस है। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे? परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, बात खत्म। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश सेल्स ₹17,000। यहाँ क्या हुआ? सेल बढ़ गया और कैश भी बढ़ गई। ओके, तो यहाँ जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 टू अदिति ऑन क्रेडिट। ओके, अब यहाँ विशेष रूप से बताया है कि क्रेडिट है तो सेल बढ़ गया और क्रेडिट है इसलिए डेटर्स बढ़ गए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए? सेल्स अकाउंट और अदितिज अकाउंट। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू गोविंद ₹2,000। अब ये नहीं बताया कि ये कैश है या बैंक है या क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है। ओके, मतलब सेल बढ़ गया और डेटर्स बढ़ गए। ओके, तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? सेल्स अकाउंट और गोविंद्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹600। यहाँ ये भी नहीं बताया कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, बैंक से पैसा दिया है या नहीं, और गुड्स किसको बेचे हैं। ओके, उसका नाम भी नहीं बताया। तो यहाँ हम मानेंगे कि कैश सेल्स हुआ है। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए? कैश इन हैंड और सेल्स अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदिति ₹2,000। यहाँ दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए? कैश अकाउंट और अदितिज अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश बढ़ गई और रिसीवेबल्स कम हो गए। ओके, या डेटर्स कम हो गए। अब नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2,000।
सिंपल है। जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए हैं वो है कैश इन हैंड या कैश अकाउंट, और दूसरा है बैंक अकाउंट। कैश पेड टू सुनील ₹2000, कैश अकाउंट और सुनील अकाउंट। ऑफिस रेंट पेड ₹2000। अभी आ गया प्रॉब्लम, कैश पे किया या बैंक अकाउंट से पे किया ये नहीं बताया, तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा कि कैश पे किया है। ओके, और दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गए वो है कैश अकाउंट और ऑफिस रेंट अकाउंट। तो आपको ये समझ में आ गया है कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो हम किसी एडवांस लेक्चर में देखेंगे। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम, और ये सब जिस प्रिंसिपल पर टिका हुआ है उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस लेक्चर को एक लाइक जरूर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मेरे लेक्चर्स बार बार देखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर में। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।